हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम पार्ट 6 में हैं। सो आप लोगों को अगर मैं लास्ट प्रीवियस पार्ट का एक बार रिवाइज करा दूँ आज का पार्ट शुरू करने से पहले, तो बात करते हैं लास्ट पार्ट 5 की। पार्ट 5 में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इस टॉपिक का, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर का क्या क्या रोल चेंज हुआ था इंडिपेंडेंस के टाइम से और आज जो जिस सन में हम हैं, जब तक का रोल क्या रहा पब्लिक सेक्टर का, क्या क्या उसमें चेंजेस आए, क्या क्या उसमें गिरावट आई, क्या ऊंचाई आई, मतलब ओवरऑल हम वहाँ पे सब कुछ पढ़ चुके थे। ये कह लीजिए वो इस चैप्टर मतलब ये जो पूरा चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक था। ठीक है, तो जाकर उसे देख लीजिए और जाने आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया, तो जाके देख लीजिए बिना किसी देरी के और बिना किसी उसको छोड़े बिना। उसको छोड़ेंगे तो मतलब आप यहाँ चैप्टर से बहुत कुछ खो देंगे स्टूडेंट्स। मैं बात करूँ अगर आज पार्ट 6 की, पार्ट 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 6 में हम पढ़ने वाले हैं हमारे MNCs यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत आपने सुना भी होगा, MNCs बहुत बड़ी कंपनीज के बारे में हम आज पढ़ेंगे, यानी MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज। तो आज मैं बात करूं अगर खाली हम यही चैप्टर में मतलब इस पार्ट में ये कवर करने वाले हैं, पार्ट 6 में मल्टीनेशनल कंपनीज की डिफाइनिंग एंड उसके फीचर्स कवर करने वाले हैं। जो नेक्स्ट पार्ट होगा मेरी कोशिश रहेगी पार्ट 7 या 8 तक ही चैप्टर 7 तक खत्म हो जाएगा, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। बहुत कुछ सीख के जाने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर आपने यहाँ छोड़ दिया तो आप बेसिक से खो जाओ, क्योंकि कॉमर्स में रखा ही क्या है, बिजनेस, एंटरप्राइजेस, फर्म्स और प्रॉफिट लॉस, क्रेडिट, डेबिट, ये सारी चीज़ें तो रखी और रखा ही क्या है कॉमर्स में। ठीक है, तो अगर हम यही छोड़ देंगे तो फिर हम क्या पढ़ेंगे? फिर ये बता दीजिए, हम अपने सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे अगर हम उसके टॉपिक्स छोड़ के चल रहे हैं कि भाई ये तो नॉर्मल है, ये तो हमने सुन रखा है, ये तो हम बाहर से भी है ऐसे नॉर्मली पढ़ लेंगे। तो उस दिमाग अपने उस कन्फ्यूजन को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सारे ही हमें पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम के तरीके से पढ़ना है, एग्जाम के बारे में सोच के तो पढ़िए ही मत, नॉर्मल तौर पे पढ़िए जो हमारी सब्जेक्ट है। ठीक है, बात करते हैं उसके डिफाइनिंग की। मल्टीनेशनल कंपनीज यानी ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ग्लोबल एंटरप्राइज का नाम क्यों रखा है? देखो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। मल्टी मीन्स मैनी एंड नेशनल मीन्स की उसकी डिफरेंट कंट्रीज में उसकी ब्रांच है, फैक्ट्रीज है, ऑफिसेज है, यानी डिफरेंट कंट्रीज में भी वो बिजनेस चलता है, जैसे कि वो हमारी कंट्री में चलता है। डिफरेंट कंट्रीज में उसकी ब्रांचेस हैं, फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, ऐसी जैसे यहाँ पर बना हुआ हेडक्वार्टर्स, हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो आप ये सोच लीजिए फ्रेंचाइजीज हैं, कंट्रीज में फ्रेंचाइजी है, ब्रांचेस हैं, फैक्ट्रीज बची हुई हैं। तो नेशनल का मीन्स क्या है कि जिस बिजनेस के बाहर भी अदर कंट्रीज में भी बिजनेस चल रहे हैं थ्रू फ्रेंचाइजीज, ब्रांच, फैक्ट्रीज, इनके थ्रू। ठीक है, मल्टी का मीन्स मैनी, नेशनल का मीन्स कि उसके और दूसरे डिफरेंट कंट्रीज में भी बिजनेसेस चल रहे हैं, किसके द्वारा? फ्रेंचाइजीज के या फिर ब्रांचेस या फैक्ट्रीज के द्वारा। ठीक है, कि उसकी वहां पर भी ब्रांचेस हैं। बात करते हैं इसकी एक प्रॉपर डिफाइनिंग की। मल्टीनेशनल कंपनीज मतलब वो कंपनीज या वो बिजनेस होते हैं जो और दूसरी कंट्रीज में भी बिजनेस करते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे फ्रेंचाइजी के थ्रू या फिर अलग अलग ऑफिसेज बना के, अलग अलग छोटे छोटे डिपार्टमेंट बना के उसे ऑपरेट करते हैं अलग अलग कंट्रीज में। लाइक हमारा LG, सैमसंग और हमारे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये हमारे मारुति सुजुकी, ये सारे क्या इनके ब्रांचेज हैं बाहर कंट्रीज में, ये इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करती हैं। कुछ कंपनीज तो ऐसी होती है जो हमारे सिर्फ होम कंट्री में उनको परमिशन होती है या उनका इतना ही बजट हो पाता है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज आज नामचीन कंपनी है जिनके आज हम नाम से ब्रांड जिसे बोलते हैं ब्रांड, वो बाहर और कंट्रीज में भी परफॉर्म करती हैं, उन कंट्रीज में भी बिजनेस करती हैं। ठीक है, तो ये होती है मल्टीनेशनल कंपनीज जो यहाँ पर होम कंट्री में तो बिजनेस कर रही है, उसके साथ डिफरेंट कंट्रीज में भी बिजनेस कर रही हैं। कैसे? फ्रेंचाइजी, ब्रांचेस और फैक्ट्रीज के थ्रू। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे होगा ना, तभी तो पहचान बन जाएगी कि इंडिया की कंपनी है या इंडिया का बिजनेस है ये। या तो फ्रेंचाइजी होगी या फिर वहाँ पे डिपार्टमेंट्स बने होंगे और उसका नाम होगा ऊपर, जैसे बाटा की। भाई बाटा इतना बड़ा ब्रांड है जिसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं हर जगह पे। स्कूल्स भी होते हैं, जैसे मान लीजिए केवी है, केवी अलग अलग ब्रांच है उसकी। भाई हम उसे बिजनेस नहीं बोलेंगे, वो तो स्कूल है। ठीक है, बट मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ कि ब्रांच जैसे बहुत सारे स्कूल हैं, DPS है, इनके बहुत, नवोदय है, इनके ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, ये एक कंट्री एक सिटी में तो होती है, उसके अलावा दूसरी सिटी दूसरी कंट्रीज में भी होती हैं। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। बात करते हैं इसके फीचर्स की। पहला फीचर है जेंट साइज। जेंट का मतलब है लार्ज इन साइज।
ये साइज में कैसा होता है, लार्ज। इसकी जो सेल्स भी होती हैं, प्रॉफिट जो होता है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है। सेल्स डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं वो भी बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं, मतलब इसकी हर चीज़ बहुत लार्ज स्केल पे होती है, क्योंकि ये खुद ही इतना बड़ा होता है। चाहे लॉस मान लीजिए, सेल्स मान लीजिए, चाहे एम्प्लॉयज़ मान लीजिए, चाहे टर्नओवर मान लीजिए, कंपनी का जो टर्नओवर है वो भी बहुत लार्ज स्केल पे जाता है। कुछ भी मान लीजिए, इसका हर चीज़ लार्ज स्केल पे होती है। इंटरनेशनल ऑपरेशन, इसका जो भी काम होता है इन कंपनीज का वो इंटरनेशनल ऑपरेशंस पे होता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, इंटरनेशनली वर्क करती हैं, इंटरनेशनली क्या करती हैं, बिजनेस करती हैं। हमारी जो इंडिया की ज्योग्राफिकल लिमिट्स हैं, यानी जो बॉर्डर है, उनसे बाहर जाके ये बिजनेस करती हैं, ठीक है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसा होता है, सारा प्रोफेशनल होता है, हाईली स्किल्ड वर्कर्स होते हैं इसके अंदर, फुल एजुकेटेड होते हैं, हाईली स्किल्ड वर्कर्स, हाईली स्किल्ड वर्कर एंड फुल एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट कैसा होता है, प्रोफेशनल होते हैं, सारे लोग क्या होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। उनको किसी टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग भी मिलती रहती है, ऐसी बात नहीं है। बाकी क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे कॉलेजेस, जितना बड़ा कॉलेज होगा, मैं दोबारा रिपीट करूँ, जितना बड़ा कॉलेज होगा उसमें उतनी अच्छी कंपनी आएगी और उसके स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। हम जब भी तो बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास के लोग बोलते हैं अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है भाई तो अच्छे कॉलेज से करना, वरना प्लेसमेंट नहीं मिलेंगी। उनका मतलब क्या है, सीधा सीधा आप अभी छोटे हो, जैसे आप 11th में, आपको पता नहीं है कि 12th में प्लेसमेंट्स क्या होती है। प्लेसमेंट जो आपने सुना होगा, आपके बड़े भाई बहन या वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, जो हमारे बड़े भाई बहन होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलेज से ही सिलेक्ट होकर उनको जॉब लग जाती है, अच्छी खासी पैकेज वाली भी होती है, कोई नॉर्मल पैकेज वाली भी होती है। तो अब उनको ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, अगर आपको जॉब से ही नौकरी चाहिए, अपनी जॉब से ही, मतलब अपने कोर्स से ही जॉब चाहिए, तो आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, क्योंकि अच्छा कॉलेज होगा, उसकी फीस अच्छी होगी, फीस अच्छी है, अच्छा कॉलेज है, तो उसमें प्लेसमेंट्स भी अच्छी होंगी। प्लेसमेंट्स मतलब कंपनियां आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी हमारे कॉलेज में, और हमारे लास्ट ईयर जहाँ पे हमारे एग्जाम फाइनल होने वाले होते हैं, तो हमें वहाँ से हमारे स्टूडेंट्स को उनके थ्योरेटिकल हर सब्जेक्ट में मार्क्स भी देखते हैं और उनका इंटरव्यू भी लेते हैं, तो वो सिलेक्ट होते हैं, तो उनकी जॉब लग जाती है। तो जितना बड़ा कॉलेज होगा, जितना अच्छा कॉलेज होगा, उतनी अच्छी कंपनी आएगी, ठीक है। तो अब भाई क्योंकि अच्छे कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ रहा है, आप मुझे बताइए कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चे में क्या डिफरेंस है। एक पर्सनैलिटी का या लैंग्वेज का फ़र्क तो आ ही जाता है, ठीक है। नॉर्मली इसको ऐसे मत लीजिएगा, ठीक है। ये एक फ़र्क मैं बता रही हूँ, जितना अच्छे कॉलेज में स्टूडेंट होगा उसकी जो स्किल्स होंगी वो ज़्यादा, क्योंकि अच्छे कॉलेज हर चीज़ पे काम करते हैं, ठीक है। तो उनकी स्किल्स कैसी होंगी, अच्छी होंगी, तो कंपनी उन्हें क्या लेके जाएगी अपनी जॉब्स के लिए, एंड फिर उसको वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह देते रहेंगे। तो मैनेजमेंट कैसा होगा, पूरा प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेंट्रलाइज कंट्रोल, सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब है स्टूडेंट्स की इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो तो होम कंट्री में होता है। अब एक बात बताओ, अलग अलग कंट्रीज में ब्रांच है, तो क्या अलग अलग कंट्री में हेडक्वार्टर स्टैब्लिश करेंगे, ऐसे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगी। तो हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारा होम कंट्री में। सेंट्रलाइज का मतलब है कि डिसीजन जो है, डिसीजन या फिर जो और भी सारे काम है वो एक ही हाथों में, कुछ हाथों में, वो हर एक को नहीं दे रखा काम, ठीक है। सेंट्रलाइज का मतलब है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सेंट्रलाइज का मतलब जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, या कुछ भी ऐसा ऑटोनॉमी, यानी किसी भी तरीके की अगर छूट दी जा रही है वो सिर्फ फ्यू हैंड्स में है, हर किसी के हाथ में नहीं। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, सीईओ हो गए कंपनी के, ठीक है, वो हर किसी के हाथ में नहीं है। तो जो ब्रांचेस हैं, जो भी हेडक्वार्टर्स, मतलब जो भी ब्रांचेस हैं, जो भी फ्रेंचाइजीज हैं, जो भी फैक्ट्रीज है, वो अलग अलग कंट्री में भले ही हो, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है, होम कंट्री में। तो होम कंट्री में होने का मतलब है कि जो भी सामान जाएगा या जो भी वहाँ से पैसा इकट्ठा होकर आएगा प्रॉफिट मेकिंग का, या जो भी सेल्स हुई है पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में, वो सीधा हेडक्वार्टर में आएगी और वहीं से सबके लिए सैलरी होगी, वहीं से सबके लिए फुल पैकेज बनेगा, वहीं से सबके लिए बोनस जाएगा फेस्टिवल्स के लिए। मतलब ओवरऑल कहाँ होता है, हेडक्वार्टर में सारा काम होता है, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेटेड का मतलब है बहुत हाईली स्किल्ड टेक्नोलॉजी, मशीन्स यूज की जा रही है वहाँ पर। सारा जो काम होता है ऐसी कंपनीज में सारा जो भी वर्क होता है, 90% जो भी वर्क होता है, 90 काम होता है, वो सारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से होता है। यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब आज आपको मैं बता देती हूँ स्टूडेंट्स, आपको आगे भी सुनने को मिलेगा, ठीक है, इको में भी आता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब है कि जो भी कंपनी में काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, मशीन्स के द्वारा। वहाँ पे लेबर का इस्तेमाल नहीं हो रहा,
वहां पे कौन काम कर रहा है लेबर का? मशीन काम कर रही है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब, ठीक है। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, एमएनसीज जो कंपनीज होते हैं, वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब है बहुत भारी भारी और बहुत टेक्नोलॉजी वाली मशीन इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। ओलिगोपोलिस्टिक पावर, ओलिगोपोलिस्टिक पावर मतलब आप डोमिनेंट हो, यानी आपके हाथ में पावर है, ठीक है। आपके डिसीजन पे सब चलते हैं। आप एक तरीके से मान लीजिए इसको, आप लीडर हो। ओलिगोपोलिस्टिक पावर का मतलब है, अब जैसे एमएनसीज होती है तो साइज में बहुत बड़ी होती हैं। अब मार्केट का जो शेयर होता है वो बड़ी बड़ी कंपनीज के हाथ में होता है। अगर बड़ी बड़ी कंपनीज के मार्केट डाउन, मतलब प्राइस डाउन हो जाएंगे तो बाकी सबके भी प्राइस डाउन हो जाएंगे। उनके हाई हो जाएंगे तो दूसरी कंपनीज के भी हाई हो जाएंगे। वो कुछ करेंगी तो दूसरी कंपनीज भी करेंगी। वो डिसीजन लेंगी, अगर मार्केट में पूरे में स्ट्राइक है कि हमें ये प्राइस रखना है, तो वो बाकी सारी कंपनीज भी ऐसी ही करेंगी। तो ओलिगोपोलिस्टिक का मतलब पावर है कि जो आपकी जो कंपनी एमएनसीज तो ऑलरेडी बड़ी होती हैं, तो इनके हाथ में ही मार्केट की पावर होती है। इनके हाथ में एक तरीके से मान लीजिए डोमिनेंट होते हैं, यानी एक तरीके की लीडर होती है मार्केट में, क्योंकि इतनी बड़ी है और इसका इतने बड़े लेवल पर सेल्स में टर्नओवर जाता है और इतने इसके अच्छे स्किल्स वाले लोग हैं। इसका इंटरनेशनली वर्क करती है, इंटरनेशनली बिजनेस करती है, इतने अच्छे सीईओ हैं, मतलब ओवरऑल मिला के पूरी कंपनी बहुत बढ़िया है। तो इसके हाथ में पूरा मार्केट की पावर होती है, डोमिनेंट होते हैं, मतलब ये जो करते हैं वही पूरा मार्केट करता है। और कहीं ना कहीं अगर ये सही डिसीजन ले रहे हैं तो सब इनके हित में जाते हैं। यानी बोल लीजिए जैसे पॉलिटिक्स में होता है, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, अच्छे लीडर जो होते हैं, उनके पीछे दुनिया चलती है। जैसे आज हमारे मोदी जी हैं, वो जो भी डिसीजन लेते हैं, यार हर किसी से तो हर कोई सहमत नहीं होता, तो आप बोलोगे कि हम तो सहमत नहीं है। 90% 95% जो जनता है वो मोदी से सहमत होती है। तो क्या मान लीजिए उनको डोमिनेंट मान लीजिए, वो एक तरीके के लीडर है। लीडर कौन होता है? जो खुद पहले एक्शन लेता है, उसके पीछे लोग चलते हैं उसकी सहमति करके, ठीक है। तो इसके हाथ में मार्केट की क्या होती है? पावर होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर कोई पॉइंट, अगर फीचर कोई ना समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, डाउट मत रखिएगा दिमाग में बिल्कुल भी किसी भी तरीके का। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आ गई ये वीडियो तो मुझे थम से करके ओके बता दीजिए, थम का साइन करके कि आपको वीडियो पूरी ओके हो गई है। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो हमारे नंबर पे, हमारी ईमेल आईडी, हमारे इंस्टाग्राम या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। देखिए कमेंट सेक्शन तो आप लोग का ही है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा जैसे मैंने आपको बोला है। और नोट्स के बारे में मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि हमारे चैनल पर नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हैंडमेड नोट्स होते हैं, 24 आवर्स के अंदर आपको पकड़ा दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।